में 40 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह भूमि अधिग्रहण ई भूमि पोर्टल से हम करते हैं या लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी ये किया जाता है। पहले चरण में पंचकुला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर 14, 16, 22, पिंजौर कालका में सेक्टर 23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब ने नगर निकायों में एससी वार्डों की संख्या घटाई गई है, ये भी आरोप लगाया है। पता नहीं कैसे आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगमों के चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 11 और 1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार संबंधित नगर निगम में अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। और आरोप लगा दिया, कहा जी इन्होंने एससी के वार्ड कम कर दिए। ये सारा का सारा माननीय अध्यक्ष जी इसके पैरामीटर्स बने हुए हैं। 2011 के एससी डाटा को उठा करके उससे मिलान करते हैं, मिलान करके जहां जितनी जनसंख्या होती है उस आधार के ऊपर रिजर्व करते हैं। ये कह रहे कि आपने उसकी संख्या कम कर दी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए नवीनतम जनसंख्या के आधार पर संबंधित नगर निगम की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T तथा अनुच्छेद 243P जी के प्रावधानों के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति के वार्डों के आरक्षण में कोई कमी नहीं आई है। ये खाली माननीय अध्यक्ष जी झूठ बोलने का इनके पास बड़ा एक टेंडर है, झूठ बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अवैध कॉलोनियों की बात उठाई। अवैध कॉलोनी अशोक अरोड़ा जी और रघुवीर तेवतिया की अवैध कॉलोनियां बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे 10 वर्षों के शासनकाल में अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहा है, पूर्ण रूप से नियंत्रण रहा। हम अवैध कॉलोनी कोई भी नहीं, हमने कहा है कि अगर 1 एकड़ के ऊपर कोई परमिशन लेकर के कॉलोनी काटना चाहे काटिए ना, उसका आप पूरा का पूरा मैप बना करके आप काटिए। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट के काम होंगे, कैसे रास्ते छूटेंगे, क्या वहाँ सीवरेज की व्यवस्था होगी, क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, वो सारी करिए, करके के आप काटिए, कोई आपत्ति नहीं है। हमने उसकी व्यवस्था की है। हमने उन कॉलोनियों को भी नियमित किया है जिन्हें हमारे से पहले के समय में मेरे विपक्षी भाई जो बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी फैलाकर चले गए थे। इनके समय में क्या हालात था माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो ये बोल देते थे ये फलाना व्यक्ति है, काट ले वही कॉलोनी नहीं जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं थी। आप देख भी रही है माननीय अध्यक्ष जी, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिस शहर के चारों तरफ कॉलोनियां ना, उनकी कोई रोड मैप नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर गलियों के अंदर घुसा नहीं जाता था माननीय अध्यक्ष जी, और उनके रास्ते कितने संकीर्ण किए हैं इन्होंने, क्योंकि उसका रोड मैप नहीं था माननीय अध्यक्ष जी। कोई रोड मैप नहीं था। किस तरीके से ये किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देते थे कि जाकर के कॉलोनी काट लेते थे। इनके संरक्षण में पनपते थे वो लोग, अवैध कॉलोनी काटते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 874 कॉलोनियों को हमारी सरकार ने नियमित किया करके वहां पर सुविधाएं दी हैं, वहां बिजली की, पानी की, सीवरेज की, गलियों की। 874 कॉलोनियों को ये कह रहे, कहा जी आप कॉलोनियां बढ़ रही हैं। भाइयों, किस प्रकार का माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगाते हैं। हमने 2147 कॉलोनियों को नियमित किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम नियमित आधार पर इस अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। अगर कहीं हमें कोई सूचना मिलती है, हमने अधिकारियों को भी कहा है, ड्रोन से मैपिंग भी होती है, कहीं को अवैध कॉलोनी कटती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2015 से अब तक ऐसी 6,904 कॉलोनियों की पहचान की गई है। इनके समय की जो कॉलोनियां बनी थी, अभी तक इनमें से 26,650 एकड़ भूमि वाली 3,937 कॉलोनियों को हमने ध्वस्त भी किया है, जो अवैध कॉलोनियां बनी थी। इसके अलावा 1,869 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से गरीब वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध भी करवाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये सुन नहीं रहे हैं, ये पता नहीं अब उठ करके चले गए हैं। मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि कई इन्होंने सवाल ही ऐसे किए थे जिनका इनके सामने जवाब देना बनता था। माननीय अध्यक्ष जी, अब क्या करें, इन्होंने बीपीएल की बढ़ोतरी के ऊपर आरोप लगाए कि बीपीएल हो गए इतने, पिछले उसमें भी लगाए थे, हैं जी? पिछले 70 के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाए, अब फिर आरोप लगाया कि आप बीपीएल से बाहर काटने की बात कर रहे हैं और आपके यहां इतने बीपीएल हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े जो ये कह रहे हैं कि गलत नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन की बात है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन किया है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमने परिवार पहचान पत्र बनाए, उसमें परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी, माननीय अध्यक्ष जी, जो परिवार का मुखिया है उसने जो जानकारी दी है, उस आधार पर अपात्र लोगों की पेंशन काटी गई। हमने पिछले दिनों एक अभियान चलाया था कि जो परिवार पहचान पत्र बने और उसमें उन्होंने अपनी इनकम बताई, अपने आप भरी, उन्होंने अपनी इनकम भरी, तो उसके अंदर इन्होंने इस बात को उठाया कि जब अपात्र लोग जिन्होंने उसके अंदर अपनी इनकम ज्यादा भरी तो उनकी पेंशन कटी, तो यही लोग जगह जगह जाकर के प्रचार करते थे। ये लोग बोलते थे, क्या हाय तौबा इन्होंने किया माननीय अध्यक्ष जी, गांव गांव जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, इसका मजाक किया इन्होंने जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मजाक करते थे और जाकर के बोलते थे कि ये पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र है। ये बात बोलते थे ये लोग, परमानेंट परेशानी पत्र बोलते थे ये लोग इसको, परिवार पहचान पत्र को। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारी मंशा ये शुरू से रही है कि पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से छूटना नहीं चाहिए। और ये पहली बार है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उस सिस्टम का परिवर्तन किया है, जो अंतिम व्यक्ति, जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, जिसको गांव में जाकर के कोई देखता पूछता नहीं था, पहली बार ये सरकार उसके घर तक पहुंची है। माननीय अध्यक्ष जी, उसको जाकर के लाभ दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि इतने बीपीएल बन गए। पहले ये उसको लेकर के बोल रहे थे कि इतनी पेंशन वो कट गई है, ये तो परमानेंट परेशान पत्र है, हम आएंगे इस पोर्टल को बंद कर देंगे, इस प्रकार का दुष्प्रचार करते घूमते थे। ये तो राज्य है फिर थे। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसी के माध्यम से उस व्यवस्था परिवर्तन को ठीक किया, आज लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
अगर इतने बीपीएल कार्ड बन गए हैं तो मैं आज इस महान सदन के अंदर, वो तो यहाँ नहीं है, इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, पीछे भी लगाए हैं, हम जो गलत कोई बीपीएल कार्ड बना है उसकी जांच कराएंगे, अगर कोई गलत है उसको जरूर काटेंगे। परंतु मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार दुष्प्रचार करता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों लाभ मिल रहा है, हमारी सरकार का देह है कि पात्र व्यक्ति तक माननीय अध्यक्ष जी लाभ पहुंचे। अगर ये उस बात से खुश नहीं है तो हम इसकी अवश्य जांच कराएंगे और जांच करा करके जो अपात्र व्यक्ति है उन लोगों को इस बीपीएल श्रेणी से बाहर करेंगे। अगर ऐसे कोई पात्र व्यक्ति हैं कि जो इस श्रेणी में नहीं आते, वो स्वयं अगर बाहर चले जाएं तो अच्छा है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं तो क्योंकि विपक्ष वाले ये लगातार इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बीपीएल ज्यादा बन गए, बीपीएल ज्यादा बन गए। भाई हम जांच करा लेंगे, कोई बात नहीं, जांच कराएंगे, अगर कोई अपात्र व्यक्ति होगा उसको बाहर करेंगे इस श्रेणी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की व्यवस्था भी बदली गई है। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार का नियम था कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या का 21% से अधिक लोग गरीबी रेखा से अधिक नहीं हो सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकारों का अधिकार था कि वो इस कैप के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिन्हित करके बीपीएल घोषित कर दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, उन्हें पीले राशन कार्ड दे दें। इसके साथ ही एक मापदंड यह भी था कि परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी एक पैरामीटर इसका था कि 1,20,000 रुपए से इनकम अगर किसी की कम होगी वो बीपीएल की श्रेणी में आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस वजह से सिफारिशों का कारोबार चलता था इनके समय में, बीपीएल नहीं बनते थे, लोग घूमते रहते थे। मैंने कहा है, जो पात्र व्यक्ति था माननीय अध्यक्ष जी, उसको तो बीपीएल नहीं बनता था। जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव के अंदर बैठा था, उसका बीपीएल नहीं बनता था। किसी और का इनके समय में बीपीएल बन जाता था, क्योंकि तो राजी कर देते थे। इसका कोई भक्त होता था, उसका बना देते थे। ये भी नहीं देखते थे भाई इसके पास कोठी भी है, कार भी है, सारा कुछ है, इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत अगर किसी को है, उस व्यक्ति को है जिसके पास संसाधनों की कमी है। सरकार उसके साथ खड़ी है और हमारी सरकार का ये देह है कि गरीब व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको नीचे नहीं आने देगी, उनको नीचे नहीं होने देगी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि उसकी 1,20,000 से अधिक आय की एक कैप थी, भी वो भी उसका एक पैरामीटर था, भी वो नहीं होना चाहिए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएल में जनसंख्या की सीमा से 1,20,000 रुपए की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को हमारी सरकार ने मुक्ति दी है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में इसी सदन के अंदर मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था का परिवर्तन किया, उन्होंने जिन परिवारों की आय 1,20,000 रुपए थी, जो केंद्र का एक पैरामीटर था माननीय अध्यक्ष जी, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, जब वो 1,80,000 रुपए उसका पैरामीटर किया तो बीपीएल की संख्या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जो 1,20,000 का पैरामीटर था वो बढ़ करके 1,80,000 हो गया। 1,80,000 हुआ तो बीपीएल की संख्या बढ़ गई, जिसका ये रोना रो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इतने बीपीएल हो गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं, आप तो गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। हमने लोगों को मजबूत किया, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हम लगातार हमारी सरकार कर रही है। एक क्षेत्र के अंदर नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, उसके माध्यम से भी हम गरीब लोगों को चिन्हित करके उनको कारोबार कराते हैं, उनको बैंक से पैसा दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार करती है। हर दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु इनको तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है, इनको पता नहीं है कि कैसे व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाला जाए।
विरोध करते हैं, और अगर ये विरोध कर रहे हैं तो मैंने कहा है विपक्षी साथी अगर विरोध करते हैं तो हम इसकी जांच कराएंगे। अगर जो इसके अंदर अपात्र व्यक्ति होगा तो उसको बाहर करेंगे। ये कांग्रेसी भाई नहीं चाहते कि किसी गरीब व्यक्ति को सुविधा मिले। माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन जब 1,80,000 रुपए इनकम हुई तो 32 लाख परिवार इसके अंदर जुड़ गए। ये बात बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, 32 लाख परिवार जुड़ गए। 1,20,000 जब इसको 1,80,000 किया तो इसमें 32 लाख परिवार और जुड़ गए, और पहली बार ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले यह सूची बनाते समय जो फैमिली साइज लिया जाता था उसमें 5 व्यक्ति प्रति परिवार से अधिक नहीं बैठता था। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने यह व्यवस्था की है कि छोटे गरीब परिवार भी बीपीएल की सूची में आकर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में गरीब परिवारों का फैमिली साइज अब 4 हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो ये बात करें, इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, पहले की व्यवस्था में जनसंख्या को जनगणना के डेटा से जोड़कर रखा गया था, किंतु हमने अपने हरियाणा के लोगों पर विश्वास रखते हुए उनको ही परिवार का डेटा देने का अधिकार दिया है। अतः जो जनसंख्या के में स्वाभाविक वृद्धि है वह बीपीएल परिवारों की संख्या में दिखाई दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन्होंने एक और ये आरोप लगाया है ये कि राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ गया। सारी बोल रहे जी, यहां तक बोलते हैं कि हाँ जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके ऊपर 2 लाख रुपए, 2 लाख बोलते हैं, कहा 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वो कर्ज लेकर के पैदा होता है। क्या इनकी तरकीबें लाते हैं निकाल करके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान होता हूं। हाँ, अशोक अरोड़ा ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, रघुवीर कादियान ने कहा, आदित्य देवीलाल जी ने कहा, अर्जुन चौटाला ने भी कहा और विकास सहारण ने भी कहा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मैं इस बात से पहले भी मैंने इस बात से पूरे प्रदेश को अवगत कराया था, अब भी मैं अवगत कराता हूं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने निर्धारित मानदंडों के अंदर ही रह करके कर्ज कभी नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मानदंडों से अधिक कभी कर्ज नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर मैं विस्तार अपने बजट सत्र के अंदर दूंगा। इन लोगों को मैं बजट सत्र अभी आने वाला है, बजट सत्र के अंदर एक मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जरूर आप समझाएं कि कहते बजट सत्र में जरूर बैठा है। अच्छा कुछ ये जा न सके माननीय अध्यक्ष जी बाहर, इनको जरूर बैठाएं है। ये उठ के ना जाएं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बात उठाई है बजट सत्र में, इसका पूरा जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक विकास की बात करी गई। माननीय अध्यक्ष जी, निर्मल सिंह, विनेश फोगाट, औद्योगिक विकास के बारे में कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बहादुरगढ़ से, और हमारे विधायक हैं राजेश जून जी, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस के विधायकों को जो बहादुरगढ़ में फुटवियर पार्क स्थापित हुआ है जिसमें युवाओं को, इतने युवाओं को रोजगार वहां मिल रहा है, इनको जरूर वहां कमाने का काम करें, इनको दिखाने का काम करें। हमने वहां पर सेक्टर 17 में फुटवियर पार्क बनाया है। इसमें लगभग 2500 विनिर्माण इकाइयां स्थापित वहां पर हैं। इस उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक दशक में अकेले पिछले 10 वर्षों में
HSIIDC ने बहादुरगढ़ में लगभग 50 औद्योगिक प्लांट आवंटित किए हैं, जिनमें 350 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नजदीक ही IMT रोहतक में भी लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में एक और फुटवियर पार्क का विकास और विस्तार किया गया है। इसमें पहले से ही 94 प्लांट आवंटित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आप अपने समीप ही खरखौदा IMT में, वहां पर इनको देखना चाहिए जाकर के माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर मारुति उद्योग ने 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से अपना प्लांट लगाया है, जिसमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। जल्दी ही उसका उद्घाटन होने वाला है। माननीय अध्यक्ष, हमारे पवन खरखौदा जी विधायक है, मैं उनको कहूंगा गेल चाबी पिला उनको, गेल वहां कमा भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती विनेश फोगाट जी को भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का संकल्प लिया हुआ है। जुलाना के आसपास भी एक IMT विकसित करेंगे, हमने निर्णय किया है, क्योंकि आज हरियाणा की कनेक्टिविटी हर जिला में 4 लेनिंग, इन पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष, क्योंकि अब इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 152D आप देखते हैं, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे इसी क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। आज लोग निवेश करना चाहते हैं और हम उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा भी है, मैं आज भी इस महासदन के माध्यम से देश और विदेश के सभी निवेशकों से कहना चाहूंगा कि आप आइए, हमारी सरकार आपकी खुल करके हेल्प करेगी। आप निवेश कीजिए, आपको सुरक्षित वातावरण देने का काम हमारी सरकार का संकल्प है। हम यहाँ पर आपको अच्छा वातावरण देंगे। लोग चाहते हैं कि हम हरियाणा के अंदर निवेश करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं। 7,66,000 माननीय अध्यक्ष जी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं, तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, जो ये औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, 2013-14 उनकी सरकार के अंदर क्या होता था मैं बताना चाहूंगा। प्रदेश का निर्यात 68,000 करोड़ रुपए था। 23-24 में ये बढ़ करके जो निर्यात बढ़ा है 2,75,000 करोड़ रुपए का हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जमीन आसमान का अंतर है। इनकी ना नीयत थी, ना इनकी नीति थी, ना नेतृत्व था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी ठीक है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है। माननीय अध्यक्ष जी, रोहतक में भी हमने इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे। हाँ, चल रही है, बिल्कुल है, चल रही है, मालूम नहीं, और भी इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम देख रहे हैं कि स्कूटर, कार, बसेस भी इलेक्ट्रिक चल रही है। हमारे चंडीगढ़ में चल रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक वाहन। हरियाणा के अंदर भी हमने अलग अलग डिपों के अंदर अभी पिछले दिनों दिए हैं जी। पानीपत में भी चल रही है, हाँ चल रही है, क्योंकि इस पेट्रोल और डीजल से निजात मिल सके। माननीय अध्यक्ष, इलेक्ट्रिक वाहन इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम एक
इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की, हमारी बड़ा पार्क बनाने की योजना है, ताकि वहां इलेक्ट्रिक वाहन गति से बन सके। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हरियाणा के 16 जिले एनसीआर में आते हैं। हम इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब बनाने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोनीपत के गांव बड़ी, हमारी विधायिका यहां पर बैठी हैं, अभी कह रही थी कि हमारे यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन की फैक्ट्री लगी है, और वहां पर बड़ी गांव के अंदर माननीय अध्यक्ष जी रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री भी लगाई जा रही है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने ये जो औद्योगिक की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, परंतु वो आज यहाँ नहीं है, वो चले गए हैं, सुनने का मादा नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, फ्लिपकार्ट द्वारा पाटली हाजीपुर मानेसर में 140 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है फ्लिपकार्ट। इस पर 1389 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अमेजन कंपनी गुरुग्राम में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र बनाएगी और इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसर्स एमप्रेक्स टेक्नोलॉजीज को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि पर 7,083 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आदित्य बिरला ग्रुप पानीपत में 1,140 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। करनाल में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेसर्स एमप्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से हरियाणा में 7,083 करोड़ रुपए का निवेश होगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक जैसी कंपनियों द्वारा भी प्रदेश में कई बड़े निवेश किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है और हम लगातार निवेश को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों में गति से काम कर रही है और हम आगे भी इसको और गति से काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोगों ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि आपने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कहा बहनों को देने के लिए, दिया नहीं है। और मैं हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए थे। 100 दिन के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन लगे इस सदन के अंदर। आप डेट बताएं कब 2100 रुपया देंगे, आप डेट बताएं कब आप ये गैस का सिलेंडर देंगे। भाई आप हमारे से तो डेट मांग रहे हैं, परंतु जहां आपने कह का वोट ले लिया लोगों से उनका भी पूछ लो। हिमाचल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, वैसे इस सदन का विषय नहीं है, वोट ले लिया लोगों से कह करके कि बहनों को हम 1500 रुपए देंगे। वोट ले लिया, 2 साल से ज्यादा हो गए माननीय अध्यक्ष जी सरकार को, कांग्रेस की सरकार है। यही बात जाकर के कर्नाटक में बोल दी। माननीय अध्यक्ष जी 2 साल हो गए हैं, 5 पैसा नहीं दिया। यही बात तेलंगाना में बोल दी माननीय अध्यक्ष जी, 5 पैसा नहीं दिया। कितने अतावले हमारे विपक्ष के लोग हो रहे हैं, कहा डेट बताओ जी कब देंगे। भाई हमारा संकल्प पत्र है और ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जो बोलता है वो तो करता है, जो नहीं बोलता उसको भी करता है। ये हमारी गारंटी है, हम बहनों को 2100 रुपया देंगे। हमने उसकी रचना योजना पूरी खड़ी कर ली है, परंतु हमारा संकल्प है माननीय अध्यक्ष जी 5 साल का, हम धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र के माननीय अध्यक्ष जी 19 वायदे पूरे कर दिए हैं, महत्वपूर्ण वायदे थे माननीय अध्यक्ष जी, और 12 वायदों के ऊपर काम चल रहा है, जल्दी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, हम गति से काम कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र का एक एक विषय हम उसको 2014 में हमने पूरा किया, 2019 में पूरा किया। लोगों का विश्वास बढ़ा है कि ये लोग काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनका जो घोषणा पत्र होता था, ये वोट तो मांग लेते थे उस घोषणा पत्र पर जब सत्ता के ऊपर आकर के बैठते थे, कुर्सी पर बैठते थे, तो उस घोषणा पत्र को डस्टबिन में डाल देते थे कि लोगों ने तो वोट दे दिया, फिर कहां वोट देंगे बाद में। भाइयों, अब उनको नकार दिया माननीय अध्यक्ष जी। लोगों ने नकारा, हमने नहीं नकारा, लोगों ने नकारा। हम तो कह रहे हैं कि आके बैठ जाए आप, वो अपने आप नहीं बैठ रहे। माननीय अध्यक्ष जी, क्या करें, उठ के चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया अभी तक। मैं बताना चाहूंगा, ये अशोक अरोड़ा जी ने कहा है, शैली चौधरी ने कहा है, हमारी मुलाना से विधायक पूजा जी ने कहा है, मनदीप चट्टा ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी का 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त 2024 हमने हर घर हर गृहिणी योजना बनाई और एलपीजी के गैस के सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देने की बात हमने की, अपने संकल्प पत्र में कहा। हमने उस बात को पूरा किया है माननीय अध्यक्ष जी। इसके तहत बीपीएल व एएवाई परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी, मंचों के ऊपर भी मैं बोलता था माननीय अध्यक्ष जी। मैंने बहनों को कहा था हरियाणा प्रदेश की, मैंने कहा था कि आप के खाते को वो लिंक किया जाएगा। आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, जब आप गैस का सिलेंडर लेकर के अपनी साइकिल या अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे रखेंगी, तो आपका भाई तुरंत 500 रुपए से ऊपर की रकम आपके खाते में पहुंचा देगा। और मुझे खुशी है आदरणीय अध्यक्ष जी, बताते हुए, जो लोग कह रहे हैं कि आपने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया, इस योजना के तहत हमने इसको चालू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प को पूरा कर दिया है। इसके तहत हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 17 लाख माननीय अध्यक्ष जी परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया। लगातार जोड़ रहे हैं, खातों को वेरीफाई करके इसके साथ जोड़ करके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगभग इसके माध्यम से जो पैसा दिया है वो लगभग 12-13 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर के ऊपर हमने उसका पहुंचा भी दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना लोगों को हमने लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारे जो विपक्षी साथी थे वो बैठे नहीं हैं, सुबुगाहट कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम भोजन के ऊपर थे, आप भी बैठे थे, मैं आपके साथ बैठा था, विपक्ष के साथी क्या बोल रहे थे, कह रहे थे जी, कहा हमने तो वैसे नहीं उठाया, कहा राज्यपाल जी बोल रहे थे, कहा उन्होंने कहा 5 लाख कहा है, आपके सामने कहा कि 5 लाख कहा है कि इतनी पेंशन बनी है। भी राज्यपाल जी ने कहा कि हम तो जानका नहीं बोल रहे, कहा भी राज्यपाल जी बोल रहे। मैं उनको आज दुरुस्त करना चाहता हूं कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी भाषण के अंदर जो बात कही है, मैं ये बताना चाहता हूं। और इनके जो अर्जुन चौटाला जी ने भी इस बात को उठाया, जस्सी पेटवाड़ ने उठाया माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के प्रोएक्टिव मोड में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो युवा विधायक साथी हैं, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में केवल 5 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के ऊपर इन्होंने बात कही है, उसका सवाल उठाया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो 5,43,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कही गई है माननीय अध्यक्ष जी, वो केवल प्रोएक्टिव मोड के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम नहीं है, जब से प्रोएक्टिव मोड के ऊपर हम पेंशन को लेकर के आए हैं, पहले तो इनके समय के अंदर पेंशन नहीं बुजुर्गों की बनती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मात्र ये अपने समय के अंदर 2014 तक 17 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन देते थे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बुजुर्ग को पेंशन बनवाने के लिए
एक एक साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कहीं तो चक्कर काट करके घर बैठ जाते थे, पेंशन बननी तो है नहीं। और कहीं इस प्रकार का शोषण बुजुर्गों के साथ होता था कि आपकी पेंशन लगेगी 2 महीने की, मेरे को सेवा कर दे कहा, यह बात भी होती थी, सेवा करके बनवा लेता था। इतना ज्यादा माननीय अध्यक्ष जी शोषण होता था बुजुर्गों का। माननीय हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसको प्रोएक्टिव मोड के ऊपर किया। आज किसी भी बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। जब वो 60 साल का होता है, ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर चली जाती है, उसको किसी दफ्तर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकारी की जिम्मेवारी है कि जब वो 60 साल का होता है जाकर के उसके साइन करा करके उसको पेंशन लग जाती है। ये प्रोएक्टिव मोड के अंदर 5,43,000 लोगों की पेंशन लगी है माननीय अध्यक्ष जी। आज 34 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को जिनकी पेंशन नहीं लगती थी, हमारी सरकार के अंदर उनकी पेंशन माननीय अध्यक्ष जी लगी है, उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जैसा मैंने अभी बताया है कि 34,55,968 लाभार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके खाते में पैसा चला जाता है। 1,041 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि हर महीने ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसके नाम से उनके खाते के अंदर ट्रांसफर की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे से पहले कांग्रेस के शासनकाल में ये मात्र जिसकी मैं बात कर रहा था 2014 तक 21 लाख ये 82,000 लोग थे। आज ये बढ़ करके 34,55,000 रुपए हो गए। हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये ध्येय है, कोई भी पात्र व्यक्ति छोटे नहीं, सरकार उस तक पहुंचनी चाहिए। और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस महासदन के माध्यम से प्रणाम भी करता हूं कि इस डबल इंजन सरकार के प्रति हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। और विश्वास बढ़ा है माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफा सरकार बनाने का काम हरियाणा के लोग कर रहे हैं। ये झूठ तो थोड़ा चला था इनका, परंतु वो खत्म हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ हमने पिछले दिन निर्णय किया कि हमारे वृद्धा इस तंत्र के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगों को, विधवाओं को, निराश्रित बच्चों को, विधुरों को, और पहली बार जो विधुर हैं पहली बार हमारी सरकार ने दिया है, जो अविवाहित पुरुष हैं उनको माननीय अध्यक्ष जी इस पुरुषों के लिए पेंशन योजना को हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी विधायिका महोदया विनेश फोगाट जी ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल रहा, आज भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, आज भी बोल रहे थे। हमारे खेल मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने पूरी डिटेल में जवाब भी दिया। कल ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनका, इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बात की है माननीय अध्यक्ष जी, बताया भी है, परंतु सुनने के लिए तैयार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। क्या करें, वो एक कहावत है, उसको मैं बोलना उचित नहीं लग रहा मेरे को बीन बजाने वाली बात थी नहीं भी, बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, क्या करें। माननीय अध्यक्ष जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती विनेश फोगाट जी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में पदक विजेताओं खिलाड़ियों को पिछले 10 सालों में माननीय अध्यक्ष जी 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए हैं। 593 करोड़ रुपए हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। मैंने कहा माननीय विनेश फोगाट जी से, मैं कहा आप तो हमारे हरियाणा के हीरे हैं, हमारे वो कुछ इसके ऊपर राजनीतिक
तरीके से बोलना चाह रहे थे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको कहा कि देखिए, हमारा पूरा सदन खिलाड़ियों का सम्मान करता है और आप बात अगर कोई विषय है वो करें, उसमें राजनीति मत करें। ये बात भी कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, यह आरोप भी निराधार है कि छात्रवृत्तियां न मिलने की वजह से बच्चे खेल छोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने खेल नर्सरियों के 8 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के रूप में 1500 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्यगण, सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 2000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में हमारी सरकार दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इन खेल नर्सरियों में लगभग हरियाणा प्रदेश में 37,000 खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। 37,000 खिलाड़ी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमें गर्व है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमें उनके ऊपर भी गर्व है। इस सम्मान पर हर हरियाणा वासी को गर्व है। माननीय अध्यक्ष जी, दिनेश जी, आपको भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि इतना ज्यादा कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, आज तक नहीं किया। पहले तो इस प्रकार की भाषा बोली जाती थी कि पदक लाओ और पद पाओ, बस इतनी बात कह करके उनके ऊपर छोड़ देते थे। आज किस प्रकार से एक एक खिलाड़ी को सरकार ध्यान में करके उसको इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम करती है, ध्यान रखती है कैसे हो मेडल। उसी का परिणाम है कि हमारे खिलाड़ी इतने मेडल लेकर के आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले चुनावी साल में हरियाणा में बहुत कुछ बदला गया है, आप देख भी रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में हरियाणा से क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है, उसी तरह से पिछले 1 साल में कई लोगों के, माननीय अध्यक्ष जी, अरमान, आकांक्षाएं और भ्रम भी खत्म हो गए हैं। बड़े अरमान थे, कहा जी 2 घंटे रह गए, कहा माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की बात थी, कहा 2 घंटे रह गए, बस रिजल्ट आने वाला, कहा तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है। जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाग जाएंगे। अब तो जागेंगे, अब तो पता लग गया माननीय अध्यक्ष जी इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ बस इतनी है कि जो लोग पहले से पद बांट चुके थे, ये तो तैयारी थे भाई, वो बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेगा, यो स्थानीय निकाय मंत्री बनेगा। माननीय अध्यक्ष जी पद बांटे बैठे थे। इनको तकलीफ इतनी है कि जो पहले से पद बांट चुके थे, माननीय अध्यक्ष जी हिस्से बांट चुके थे, जो पहले से ही हिस्से बांट लिए थे जिन्होंने, उनके हिस्से कुछ नहीं आया और आगे आएगा भी नहीं, आगे भी नहीं आएगा माननीय अध्यक्ष जी, पीछे भी नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी,
मुझे एक शेर याद आ रहा है। परिंदे की हालात ये क्या हो गई, परिंदे की हालात ये क्या हो गई, तलब आसमां की थी और जमीन भी खो गई। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े अरमान थे, परंतु गलत नीतियों के कारण। सुनना चाहिए था बैठ करके। आज क्या दिक्कत है? कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हिसाब मांगने तो चल दिए भाई, अपने तरफ भी देख करके कह दो हमारे से गलतियां हुई है। नहीं, उसी डर्रे के ऊपर चल रहे हैं सदा सदा के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नकार दिया इन लोगों को। आज देख रहे हैं कल जो रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट के अंदर क्या हालात हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण केवल सरकार के किए हुए कामों का ब्यौरा नहीं है। यह अभिभाषण विकसित हरियाणा का रोड मैप भी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अभिभाषण 2047 के विकसित भारत में हरियाणा के योगदान की तस्वीर है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अभिभाषण हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए हमारी सरकार के सेवा, समर्पण और उनके लिए हमारे संकल्पों का दस्तावेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा की हर ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा को 3 गुना रफ्तार से आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक शेर याद आ रहा है। जिस हवा का दीपक बुझाना ध्येय हो, जिस हवा का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस हवा में दीपक जलाना धर्म है। उस हवा में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प हमने किए हैं, जो वादे हमने किए हैं, जो उम्मीद लोगों की हमसे है और जो विश्वास हरियाणा की जनता ने हम पर किया है, हम उस विश्वास को, उस उम्मीद को और उनसे किए अपने हर एक संकल्प को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राज्यपाल महोदय का उनके अभिभाषण के लिए, जो इस महान सदन के अंदर आकर के उन्होंने देने की यहां पर कृपा की है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इस पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास करके पारित किया जाए। मैं आदरणीय पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभिभाषण पर सीएम नायब सिंह सैनी का जवाब सामने आया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सदन में विपक्ष पर जमकर सीएम नायब सिंह सैनी बरसे। हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर फुल स्टॉप लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष को अपना आंकलन भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। ये 2029 में कांग्रेस सदन में बैठने लायक नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, कहा कि हमारी सरकार और गति से काम करेगी।
पेपर आउट पर सख्त कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ने कहा। जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त कार्रवाई हुई। ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करने के लिए बिल लाएंगे और गलत बीपीएल कार्डों की जांच की जाएगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। ये तो गलत जो बीपीएल कार्ड बने हुए हैं उनकी जांच करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। और विपक्ष के सवालों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। हमारी सरकार और भी गति से काम करेगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, होली के पावन अवसर पर मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 17 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है और अभिभाषण पर सीएम नायब सिंह सैनी का जवाब जो है वो भी सामने आया। सदन में विपक्ष पर जमकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बरसे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर फुल स्टॉप लगा है, विपक्ष को अपना आंकलन भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। ये 2029 में कांग्रेस सदन में बैठने लायक नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये अभिभाषण पर सीएम नायब सिंह सैनी का जवाब सामने आया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। सदन में विपक्ष पर जमकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बरसे हैं। हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर फुल स्टॉप लगा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। नंकी रूट पर उठाए गए सवालों पर सीएम ने जवाब दिया। टंकी रूट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की है, प्रदेश के युवा फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना आए, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की। हम HKRN के तहत युवाओं को विदेश भेजेंगे और ट्रैवल एजेंटों को लेकर इस सदन में बिल लाएंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। नंकी रूट पर भी जो सवाल उठे उस पर जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की है, प्रदेश के युवा जो हैं फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना आए, मुख्यमंत्री ने कहा। हम HKRN के तहत युवाओं को विदेश भेजेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। नंकी रूट पर उठाए गए सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। प्रदेश के युवा फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना आए, मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने कि हम HKRN के तहत युवाओं को विदेश भेजेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जिक्र जो है मुख्यमंत्री ने किया। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने अभिभाषण को लेकर जो है विपक्ष को घेरा। अब विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री और प्रदेश के युवा फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना आए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फर्जी एजेंटों के चक्कर में ना आने की अपील युवाओं से की है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभिभाषण पर जवाब देते हुए जो है नजर आए, अभिभाषण पर चर्चा करते नजर आए। सीएम ने कहा कि हमने सख्त कदम उठाए हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। ये सख्त कदम उठाने के बाद के परीक्षा केंद्रों में तैनात कर्मचारियों को सस्पेंड किया, मुख्यमंत्री ने कहा। जिस तरीके से पेपर आउट हुए उसको लेकर जिक्र किया सीएम ने। 25 पुलिसकर्मियों अधिकारियों को निलंबित करने की बात भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है। सदन में पेपर लीक मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। सदन में पेपर लीक मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है, भेज दिया किसी युवा ने। हमने परीक्षा
की पात्रता को बनाए रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सख्त कदम उठाए। आज तक इनके समय के अंदर क्या हालात हुए हैं ये अपने गिरे बाह में नहीं जानते, ये दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बहुत सरल है परंतु करना बड़ा कठिन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने का मामला जो ही हमारे सामने आया वैसे ही तुरंत हमने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के डंकी रूट, ये दुखदाई घटना है। इन्होंने इस बात को उठाया है, कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। इसकी वेबसाइट पर युवाओं में आदरणीय अध्यक्ष जी विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा डंकी रूट तो सदन में बेरोजगारी का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आया और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके ऊपर कोई किंतु परंतु या कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता, उस द्वारा जारी किए गए PLFS जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अक्टूबर-दिसंबर 2024 की तिमाही की नवीनतम रिपोर्ट जो उसने अपनी रिपोर्ट दी है, हरियाणा में बेरोजगारी के बारे में उसने बताया है। मैं बताना चाहता हूं, ये उठ करके चले गए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि इन्होंने सुनना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर के बहुत बातें उठाई हैं, जबकि देश में बेरोजगारी की दर माननीय अध्यक्ष जी 6.4% है। पूरे देश का अगर हम आंकलन करें, पूरे देश के अंदर 6.4% है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। इनकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है गठबंधन में चल रही है कांग्रेस के साथ उसमें सहयोग कर रहे हैं। वहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार चल रही है, वहां जो हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी PLFS जो इसने रिपोर्ट दिया है, उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 13.1% की बेरोजगारी है, जहां पर ये सहयोगी हैं माननीय अध्यक्ष जी। हिमाचल प्रदेश जहां इनकी सरकार है कोई सहयोगी नहीं है, इन्हीं की सरकार है माननीय अध्यक्ष जी। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए थे, वहां पर 10.4% की बेरोजगारी है माननीय अध्यक्ष जी। पंजाब, ये इंडी गठबंधन के अंदर उनके साथ है। आपने तो देखा है माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर तो समझौता था इनका, आपको मालूम है। ये पंजाब के अंदर जो सरकार है उनके साथ इनका समझौता था। पंजाब की अगर हम बात करें 5.9% की बेरोजगारी है, और माननीय अध्यक्ष जी अगर हरियाणा की हम बात करें 4.7 की बेरोजगारी है। हम इससे वो नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक लंबा समय कांग्रेस का जो इतना कार्यकाल रहा, और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंकड़ा इसके अंदर है, परंतु इन्होंने बिना सुने ही चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, ये हालात है, सुनने की
क्षमता नहीं है इनके अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में जो नौकरियां दी हैं, बिना भाई भतीजावाद, बिना क्षेत्रवाद और बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां दी। ये 26,000 के ऊपर उठ करके बाज गए। माननीय अध्यक्ष जी, 26,000 पर उठ करके बाज गए। कहा जी हम सुन नहीं सकते, कहा ये तो अभी दी थी मैंने। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 इन जितनी नौकरियां इन्होंने दी, तो तो मुख्यमंत्री ने सीईटी का भी जिक्र किया अपने संबोधन में, और सभा के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा सीईटी को लेकर, वो सुनिए आप। महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने सीईटी के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूं कि हमने सीईटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के, और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा, और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीईटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। हमने अपनी सरकार जब हमारी बनी, हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे, जो लंबे समय से पीड़ित थे, इनको उनकी समस्या का ध्यान नहीं था कि उनकी क्या समस्याएं हैं। वो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने आकर के, हमारी सरकार ने ऐसे हजारों एकड़ जमीन पर हरियाणा के किसान को, माननीय अध्यक्ष जी, मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा देश का पहला राज्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी है, इनकी सरकार झूठ के बल के ऊपर हिमाचल में बनी, फिर झूठ के बल के ऊपर कर्नाटक में बन गई, फिर झूठ बोल करके तेलंगाना में बन गई। ये वही झूठ यहां फैलाना चाह रहे थे। हमारे हरियाणा के लोग समझदार थे, कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, वो समझ गए। लोकसभा के चुनाव में माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा प्रभावित हुए, परंतु जब देखा कि नहीं, ये तो प्योर झूठ बोलने वाले लोग हैं, और इनका इतिहास भी उन्होंने देख लिया, और जब देखा तो इनको नकारने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने हरियाणा के किसान का एक एक दाना, एक एक फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के अंदर कोई राज्य और अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर नहीं खरीद रहा। यह हरियाणा प्रदेश है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है।